नमस्कार दोस्तों, रेल कर्मियों के लिए अब पीएफ निकासी काफ़ी आसान हो गई है। पहले आप जो पीएफ निकासी करते थे, फिजिकल फॉर्म भरते थे, एक फॉर्म के तीन कापियाँ बनती थी, फिर आप उस पर साइन करते थे। उसमें पूरा पर्टिकुलर आपको स्वयं भरना पड़ता था। नाम है, पदनाम है, आपका यूनिट का नंबर देना है, पीएफ नंबर देना है, कितना अमाउंट हमारा है, उसमें कब से हमारा कट रहा है पीएफ, ये सारी चीज़ें आपको खुद भरनी पड़ती थी। फिर आप साइन करते थे। फिर उसके बाद जो आपका सुपरवाइज़र है या अधिकारी है, उसके पास जाते थे उस अपने साइन को अटेस्ट कराने के लिए कि ये मैंने ही फॉर्म भरा हुआ है। फिर वो उनके पास अगर उस समय होता था तो वो साइन कर देते थे, समय नहीं होता था तो वो कहते थे बाद में आना। ठीक है, इस तरह आपका टलता था। और उसके बाद जब किसी तरह अधिकारी ने या सुपरवाइजर ने आपका साइन का अटेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या होता था कि आप फिर फॉर्म लेकर जो संबंधित पर्सनल का डीलर होता था उसके पास जाते थे और उससे फिर सिफारिश करते थे कि मुझे बहुत ज़रूरी है ये निकासी करना, इसलिए मेरा फॉर्म जल्दी सबमिट करा दो, फाइल पुटअप कर दो। तो वो फाइल अगर उसके पास फुर्सत हुआ तो वो पुटअप उन्हें करने के लिए फाइल निकाल कर पुटअप करा। अगर नहीं हुआ तो वे क्या कहते थे, यही कहते थे ना, वही आना, कल आना, परसों आना, इस तरह टाल देते थे। फिर किसी तरह सिफारिश करके इधर उधर से दबाव डलवा के उन पुटअप कराया जाता था। फिर अधिकारी के पास जाता था, अधिकारी के पास भी फाइलों का अंबार रहता था, उसमें आपकी फाइल भी रख दी जाती थी। अब जब अधिकारी का मूड, जब वो निकालना चाहते थे फिर निकालते थे। और वहाँ से फिर अकाउंट ऑफिस जाता था, वहाँ CO6 बनता था, CO7 बनता था। इस तरह लंबी प्रक्रिया आपने देखा होगा। एक पीएफ निकालने में हमको कम से कम 15 दिन का समय हमारा जाता था। अब क्या है, अब आप जो पीएफ निकाल रहे हैं, अब आपका 24 घंटे, मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर आपके खाते में पीएफ का पैसा आ जा रहा है। वो कैसे हो रहा है? वो हो रहा है HRMS के द्वारा। तो कैसे आपको HRMS में लॉगिन करना है, कैसे आपको पीएफ अप्लाई करना है, इस बारे में पूरी प्रक्रिया आज मैं बड़े आसान तरीके से आपको बताता हूं, ताकि आप को पीएफ निकासी में कहीं भी कुछ भी परेशानी ना हो, बिल्कुल परेशानी ना हो। आपका HRMS आईडी आपको मिल ही चुकी है, पासवर्ड आपने बना ही लिया होगा। तो आगे क्या करना है, आपको जाना है HRMS की साइट पे। आप ब्राउज़र पे HRMS जैसे ही आप डालेंगे तो एक लिस्ट खुल जा रही है, उसमें आप देख रहे होंगे कि HRMS इंडियन रेलवे, इस वाले पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप चले आएंगे। फिर जो पहला वाला ये लॉगिन इंडियन रेल दिख रहा है आपको, ये वाला, तो इस पे आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, आप सीधे जो HRMS यहाँ दिख रहा है ना, HRMS indianrail.gov.in, इस लॉगिन पेज पे आप चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम देना होगा, जो कि आपको HRMS की आईडी मिली हुई है, तो यूज़र नेम देंगे। यहाँ पर मैं इसको हाइड किया हुआ हूँ सिक्योरिटी पर्पज से। यहाँ पर आप अपना आईडी देंगे और यहाँ पर आपको पासवर्ड भर देना है। ठीक है, यहाँ पासवर्ड है। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर OTP, जो आपका रजिस्टर मोबाइल है, तो उस पर एक OTP जाएगा, वो 6 दिन के लिए वैलिड होता है। जैसे मुझे आप देख रहे होंगे, मेरे OTP आया हुआ है 5 जुलाई को आया हुआ है 17:16 पे, और ये वैलिड कब तक होगा? 11 जुलाई तक का होगा, 23:59 तक, यानी कि रात के 12 बजे तक। तो मेरे पास आ गई है OTP, मैंने यहाँ पर OTP यहाँ पे भर दिया। जैसे ही मैंने OTP भरा, यहाँ पर आप देखेंगे ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे
आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे और आपका पेज खुल गया। यहाँ पर भी मैंने अपना ये हाइड करके रखा हुआ है, मगर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपका यूजर आईडी पूरा लिखा होगा, फिर एम्प्लॉय नेम आपका लिखा होगा यहाँ नाम, और फिर बिल यूनिट आपकी जो होगी वो लिखी होगी, फिर आपका पद नाम लिखा होगा यहाँ पर, और रेलवे यूनिट लिखी होगी, और किस जोन में आप हैं। जैसे यहाँ पर इसको मैंने हाइड नहीं किया हुआ है, तो मैं जैसे NER में हूँ तो यहाँ पर NER लिख जाएगा, और PIA डीलर डिटेल्स उसका आ जाएगा, जो आपका PIA है, जो साइनिंग अथॉरिटी है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये पर्टिकुलर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड है, श्याम बाबू शर्मा का लिखा हुआ है, तो इसको मैंने हाइड नहीं किया है, इसको जान के भी कोई नहीं कुछ कर सकता, तो इसको मैंने हाइड नहीं किया हुआ, बाकी ये हाइड है। तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर लिखा होगा। अब यहाँ पर जो आप ये रो देख रहे होंगे, तो इसमें आपका लिखा हुआ है ये लोन एडवांस, ठीक है ना, V2.0। यहाँ पर इस पे आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, फिर यहाँ पर ये आ गया माई PF एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माई PF एप्लीकेशन पे फिर से क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, ये आपका पेज खुल के आ गया। यहाँ पर आप सभी देखेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे कि वापस लें, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर आना है, और यहाँ न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन आपको PF जो निकासी करनी है, तो यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक किया, तो इससे पहले एक और चीज़ बता दें, कुछ इसके जो ब्यौरा है वो मैं बताता हूँ। खैर, यहाँ पर क्लिक तो कर दिया आपने, फिर भी मैं एक आपको जो स्टेटस डिस्क्रिप्शन है वो मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे आपका अगर आप का एक शॉर्ट जो एब्रिविएशन है उसमें DS मीन्स होगा ड्राफ्ट सबमिटेड, यानी आपने ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है ना, फिर FS आएगा। जैसे ही आप भरेंगे ना, यहाँ भरेंगे जो चीज़, यहाँ पर आपको बाद में बताएगा विड्रॉल टाइप आपका क्या है। आपने अगर भर दिया यहाँ पर और सबमिट कर दिया, तो यहाँ FS लिख के आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो प्रक्रिया होगी यहाँ पर वो स्टेटस चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे FS मीन्स हो गया आपका फाइनल सबमिटेड, फिर DA मीन्स हो गया एक्सेप्टेड बाय डीलिंग क्लर्क, उसको स्वीकार कर लिया उसने। ठीक है, फिर DR अगर उस पर लिख के आ रहा है, यानी कि आपका डीलिंग क्लर्क जो है उसने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, लौटा दिया है रिजेक्ट करके। फिर G फॉर होगा रिसीव्ड इन iPass सिस्टम में अगर रिसीव हो गया है तो वहां G आ रहा है। ठीक है, फिर VA मीन्स क्या है, एक्सेप्टेड बाई PF लोन वेरीफाइड अथॉरिटी। अगर जो वेरीफाइंग अथॉरिटी आपका है, लोन PF लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी है, उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपका आ रहा है VA। ठीक है, फिर इसके बाद VR का क्या है, VR का फुल फॉर्म होगी रिटर्न बाय PF लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी। अगर उसको जो आपका सत्यापन प्राधिकारी है उसको लगता है कि उस PF लोन में कुछ कमी है, तो वे लौटा देता है। ठीक है, AS मीन्स होगा कि जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, PF लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ये तो वेरीफाइंग अथॉरिटी हुई ऊपर, यहाँ एक्सेप्टिंग अथॉरिटी अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो AS आएगा। और इसी तरह AR मीन्स अगर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो है वो रिजेक्ट कर देता है तो AR आता है। ठीक है, फिर अगर CO6 आपका जो नंबर है जनरेट हो गया है, जो अकाउंट में अगर अकाउंट जाता है ना, अकाउंट में अगर CO6 नंबर जनरेट हो गया तो IG आएगा, और WD कब आएगा, जब विड्रॉन वापस लिया गया। आप यहाँ विड्रॉ का आप है, अगर आपने भर दिया है, किसी कारण से आपको वापस एप्लीकेशन लेनी है, तो आपका यहाँ पे WD आएगा। ठीक है, फिर P आता है कि लेखा विभाग द्वारा अगर पास कर दिया जाता है तो P आएगा। यहाँ पर हिंदी इसकी उत्तीर्ण बनी है, तो ये थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है, जो HRMS ने बनाया हुआ है। यहाँ उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका जारी करना कर सकता है कि लेखा विभाग द्वारा
इसको पास कर दिया गया है, पास को पास ही लिखा जाए, ठीक है ना, पास कर दिया है तो पी आएगा। अगर रिजेक्ट कर देता है वो तो आर आएगा, ठीक है ना। तो ये एब्रिविएशन आपको यहाँ पर आपको निकासी प्रकार है ना, यहाँ पर आपको वो शो होता रहेगा। आप जब भी स्टेटस अपना देखेंगे कि मेरा स्टेटस क्या है, मैंने जैसे सबमिट कर दिया अपना एप्लीकेशन, तो आपका अगर सबमिट हो गया तो आपका एफएस आ गया। फिर जैसे जैसे वो आगे प्रक्रिया होती जाएगी वो यहाँ पर आप एब्रिविएशन देखते रहिए। आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास सिफारिश करने की जरूरत नहीं है कि मेरा पीएफ मैंने अप्लाई किया हुआ है, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये अब जो सिस्टम आ गया है ये ट्रांसपेरेंसी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है कि आपने कितनी तारीख को कितने बजे अपना पीएफ लोन अप्लाई किया है, जो डीलिंग क्लर्क है उसके पास कितने बजे गया, कितनी टाइम पे गया, कितने कौन सी तारीख को गया, और फिर वो कब तक रोका रहा, ये सारी चीजें इसमें लिखती चली जाएंगी, अपने आप दर्ज होती जाएंगे। तो कोई भी अब अधिकारी या कर्मचारी इस चीज को जानबूझ के अपने पास नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि अब जो चार्टर्ड लगा हुआ है आपका, तो उससे पता चल जाएगा कि इस डीलर ने, इस अधिकारी ने कितनी तारीख तक, कितने दिन तक अपने पास इसको रखा है, तो उनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया है, ठीक है ना। अब ये आ रहा है, यहाँ पे भी क्या नाम है, इसको आपको नहीं कुछ भरना है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ये भी मैंने हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आपका नाम, ये अपने आप प्री फीडेड है, मतलब पहले से फीड होगा ये डिटेल, जो कि हम अपना जब फिजिकल फॉर्म भरते थे, आप याद करिए अपना पीएफ फॉर्म जो भरते थे, तो उसमें ये सब चीजें डिटेल आपको खुद भरनी पड़ती थी। यहाँ आपको नहीं भरना है, यहाँ कर्मचारी का एचआरएमएस आईडी आ जाएगी, आईपास आईडी आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, फिर उसका यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगी, नियुक्ति तिथि आ जाएगी, सेवानिवृत्ति तिथि आ जाएगी, उसका पे लेवल क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे दर्ज हो जाएगा, मूल वेतन कितना है ये भी दर्ज हो जाएगा, उसका पदनाम क्या है, उसका विभाग क्या है, ये सारी चीजें अपने आप फीड मिलेंगी, इसमें आप कोई संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि जो एचआरएमएस में आपका फीड है वो यहाँ पर दर्ज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी फीड है पहले ही से कि आपका वर्तमान रेलवे इकाई क्या है और वर्तमान मुख्य रेलवे इकाई क्या है, आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, वर्तमान रेलवे स्टेशन, फिर बिल यूनिट क्या है आपका, लेखा यूनिट क्या है, पीएफ नंबर क्या है, पैन नंबर आपका यहाँ पर होगा, फिर बैंक, देखिए इसमें आपका सारी चीजें मिली हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपने पीएफ अप्लाई किया, वो वहां से पास हुआ, सीधे आपके बैंक में चला जाएगा, क्योंकि आपका एचआरएमएस में सारी चीजें दर्ज हैं, आपका जितना पर्टिकुलर है वो दर्ज है, वहां से आपका अपने आप बैंक में आपके खाते में 24 से 48 घंटे के बीच में आ जाएगा, ठीक है। बैंक नंबर भी है, आपका एफएससी कोड भी यहाँ पे है, तो भुगतान का प्रकार यहाँ पर देखिए पी लिखा हुआ है, पी मीन्स क्या था, पी मीन्स पास, ठीक है ना, तो आपका ये पहली से फीड है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है ये भी आएगा आपका कि आपका जो पीएफ बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका पहले से दर्ज होगा, ठीक है। फिर कुल बकाया, ये कुछ नहीं इसमें भी कुछ नहीं, प्रकार आपका, फिर ये आपको कुछ नहीं भरना है, ये बाद में जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इसके बाद यहाँ पे फीड होना शुरू हो जाएगा अपने आप। अब यहाँ से आपको फीड करना है ये पीएफ ऋण आवेदन विवरण, यानी पीएफ लोन एप्लीकेशन डिटेल, ये आपको फीड करना है। तो आपका सबसे पहला क्या आ रहा है कि आवेदन का प्रकार, यानी विड्रॉल टाइप्स क्या है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो दो टाइप के होते हैं कि एक फाइनल हमें विड्रॉल लेना है या टेम्परेरी लेना है। अगर आपने टेम्परेरी लिया, ठीक है ना, टेम्परेरी पे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको एक चीज और इसमें दर्ज करनी पड़ेगी, किस्तों की संख्या, कि आप टेम्परेरी ले रहे हैं तो कितनी किस्तों में आप इसको
वापस जमा करेंगे। ठीक है, अगर फाइनल पे आपने क्लिक किया तो आपको वापस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर टेम्परेरी लेंगे तो आपको किस्तों की संख्या यहां पर देनी होगी। ठीक है ना, अब किस्तों की संख्या आपने दे दी, जैसे आपने कुछ लिया, अमाउंट लिया और यहाँ किस्तों की संख्या आपने दे दी कि मैं 10 किस्त में वापस करना चाहूंगा, या 15 में या 20 में। तो वो जैसे ही आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, ये किस्त की राशि अपने आप कैलकुलेट होके यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अधिकतम योग्यता आपकी कितनी होगी, ये चीज आपको यहाँ से वो होगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे फाइनल, मैं सोच रहा हूं कि ठीक है मैंने फाइनल कर लिया। अब आवेदन कारण, क्या कारण है, किस कारण से मैं लेना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लिस्ट पूरी खुल जाएगी। तो जैसे आप ये अगर सेल्फ मैरिज मेल के लिए लेते हैं, या सेल्फ मैरिज फीमेल लेती है, या सैंक्शन ऑफ मैरिज मेल का होता है, या सैंक्शन ऑफ मैरिज फीमेल मेल का होता है, या स्पेशल सैंक्शन फॉर मैरिज फीमेल, या मैरिज फॉर ऑफ डॉटर, ये इतने चीजें जो हैं, इस पे आपको क्या होगा कि या पीएफ का जो है वो 75% मिलेगा, या पे का आपका जो बेसिक पे है उसका 12 टाइम्स यानी 12 गुना मिलेगा। ठीक है, तो ये, और इसमें एक शर्त ये भी है कि जो भी इन दोनों में से जो भी कम होगा वो मिलेगा। ठीक है, या तो 12 गुना या 75%। ठीक है, अब यहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस, ये मेडिकल एक्सपेंसेस पे आपको 90% आपको पीएफ का मिलेगा। ठीक है, इसमें बेसिक पे का टाइम्स नहीं दिया है, ये केवल 90% का यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा, आप अगर हाउस बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना, हाउस बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं, या परचेज ऑफ प्लॉट या लैंड के लिए ले रहे हैं, तो इसमें पीएफ का 100% आपको मिलेगा। ठीक है, फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का ले रहे हैं, या रिनोवेशन ऑफ एंसेंट्रल हाउस का ले रहे हैं, या परचेज ऑफ रेडीमेड बिल्ट फ्लैट का ले रहे हैं, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, 90%। इसमें भी आपको 90% मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है कि आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल परचेज कर रहे हैं, तो ये आपको 75% मिलेगा इसमें आपको, या आपको बेसिक पे जो है उसका 12 गुना। ठीक है, ये आपको इस पे भी मिलेगा कंज्यूमर। अच्छा, स्कूटर या मोटर बाइक आप परचेज करना चाहते हैं तो ये 75% मिलेगा आपको। इसी तरह ये मोटर कार भी लेंगे तो भी 75% मिलेगा। रिपेयर आप कराना चाह रहे हैं आपने मोटर का, 75% मिलेगा। अच्छा, फ्यूनरल एक्सपेंसेस में आपको 75% मिलेगा, या आपके बेसिक पे का 12 गुना। ठीक है, एजुकेशन एक्सपेंसेस में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 12 गुना मिलेगा, या 75% मिलेगा। ठीक है, अगर आप रिटायरमेंट की तैयारी करने के लिए कि मुझे रिटायरमेंट होना है और मैं इसके प्रिपरेटरी के लिए ले रहा हूं, तो ये आपको 90% तक मिलेगा। ठीक है, ये चीजें, और इसके नीचे भी है कि आप अगर मोटर साइकिल का रिपेमेंट करते हैं तो भी 75%। अच्छा, तीर्थ यात्रा के लिए भी आपको पीएफ का ले सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, वो बेसिक पे का 3 गुना आपको मिलेगा, या जो पीएफ जमा है उसका 50% मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने यहां पे भर दिया, कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद वहां पर आपका अमाउंट वहां पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वहां पे आपका फिक्स हो गया। अब इसके बाद आपका आ रहा है कि हाउस बिल्डिंग, अगर आपने ऊपर हाउस बिल्डिंग के लिए निकासी कर रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपको लोकेशन देना पड़ेगा, जो प्लॉट या फ्लैट ले रहे हैं उसका लोकेशन देना पड़ेगा, और उसका मेजरमेंट, उसके नाप देनी पड़ेगी कि भाई इतने गुने इतने का मेरा प्लॉट है और ये इस लोकेशन पे है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा, इसको खोलेंगे तो आपको बताएगा कि ये प्लॉट फ्री होल्ड है या लीज पे आपको लेना है। तो इसमें एक कोई सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा जो कंस्ट्रक्शन का प्लान होगा। प्लान आपको यहाँ पे अपलोड चूज फाइल करेंगे, जहाँ आप ड्राइव में कहीं रखे होंगे वहां से फिर चूज सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि जो परचेज किए जाने वाला है, अगर आप एचबी सोसाइटी से ले रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। हाउस बिल्डिंग सोसाइटी होती है ना, तो उससे अगर ले रहे हैं तो उसका नाम भी देना पड़ेगा आपको, किस हाउस बिल्डिंग सोसाइटी से आप ले रहे हैं, ठीक है। अब वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी आपको यहाँ दर्ज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यदि आप डीडीए से ले रहे हैं या कोई और हाउसिंग बोर्ड से ले रहे हैं तो यहाँ पर उसका पर्टिकुलर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस जब आप ले रहे हैं, निकासी करा रहे हैं, तो ये आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए आप ले रहे हैं तो उस बच्चे का नाम देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नाम दिया और वो किस क्लास में पढ़ता है उसका नाम देना, कक्षा देना पड़ेगा, और किस इंस्टीट्यूट में या किस कॉलेज में आप पढ़ रहा है उसके लिए देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दो तरीके का आ जाएगा कि क्या वो डे स्कॉलर है या हॉस्टलर है, इस पे एक चेक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये चीज हो गई। अब आता है कि आपके किसी फैमिली के मेंबर के लिए आप ट्रीटमेंट के लिए आप लेना चाहते हैं, निकासी कराना चाहते हैं, तो उसका आपको इसमें भरना पड़ेगा कि उस पेशेंट का नाम देना है और उसका आपसे मीन्स रेल कर्मचारी से क्या संबंध है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। फिर उस हॉस्पिटल का नाम या डॉक्टर का नाम आपको यहां पे दर्ज करना होगा यहां पर। फिर इसके बाद आपको यहां ड्रॉप डाउन मेनू है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आ रहा है कि वो इंडोर पेशेंट के रूप में है या आउटडोर पेशेंट के रूप में है, तो आपको कोई एक इसमें से भर देना है, ठीक है। भर दिया आपने। अब आपका फिर यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो मिल रहे हैं कि आप रिम्बर्समेंट लेना चाहते हैं, उसका जो भी एक्सपेंसेस आप करेंगे उसका रिम्बर्समेंट आपका लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर आप एडवांस ले रहे हैं, आप निकासी करा रहे हैं, तो इसमें से आपको कोई एक भरना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जो सामान्य रूप से देखने में यही आ रहा है कि हम आउटडोर के लिए अगर यहाँ पे कर देते हैं और डॉक्टर का नाम ले देते हैं और यहाँ पर रिम्बर्समेंट नॉट अवेलेबल पे क्लिक करते हैं तो इजीली आपका पास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इतना भर दिया और आपका सारा चीजें अब फुलफिल हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पर आपका ये सबमिट वाला है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ क्लिक किया और आपका सबमिट हो गया। तो दोस्तों आपने देखा है कि कितने आसान हो गया है हमारा पीएफ का पेमेंट कराना, भुगतान कराना, आपकी निकासी कराना। अब आपको कोई समस्या नहीं है, तो आप इस तरह अपना पीएफ निकाल सकते हैं, वो भी 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी भाग दौड़ के। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, आपके काम का लगा, तो आप मेरे इस चैनल को, ये तकनीकी समाधान चैनल है, इस पे आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ जो बेल बना हुआ है उसको ज़रूर आप दबा दीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो जो भी आएगा वो आपके पास समय से आ जाए। क्योंकि ये जो भी तकनीक से संबंधित है इस चैनल पे वो वीडियो सारे उपलब्ध हैं। आप मेरे वीडियो और भी देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो जो भी हैं वो उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा।
ठीक है। बहुत धन्यवाद दोस्तों।